अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेंडल्स फर्स्ट लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने उसको हाफ डिस्कस किया था, उसका रिमेनिंग पोर्शन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा था कि किस तरह से मेंडल्स ने प्लांट को एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी के साथ मल्टीप्लाई करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट मेंडल ने इस तरह किया कि उसने प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, और सेल्फ फर्टिलाइज करवाने के बाद उसने रिजल्ट्स देखे कि 1/4 प्लांट्स जो थे वो होमोजाइगस टॉल थे, मीन्स उसके अंदर कोई भी जो फैक्टर था वो रिसेसिव ट्रेट नहीं था। 1/2 प्लांट्स ऐसे थे जो कि जिसमें 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था, मीन्स के वो प्योर टॉल नहीं थे, और 1/4 ऐसे थे जो प्योर ड्वार्फ थे और उनको होमोजाइगस ड्वार्फ कहा गया था। जो चीज़ प्योर होती है, जिसके अंदर कोई भी दूसरा ट्रेट प्रेजेंट नहीं होता, उसको होमोजाइगस कहा जाता है। तो फिर इस तरह से उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज़ देखी कि जिसके अंदर जो रिसेसिव फैक्टर होता है, चाहे वो एक जनरेशन में अपने आप को शो ना भी कर पाए, तो हो सकता है आने वाली किसी जनरेशन के अंदर वो अपने आप को शो कर दे। F1 जनरेशन में हमने देखा था कि कोई भी शॉर्ट प्लांट जो था वो प्रेजेंट नहीं था, सभी टॉल थे। उसकी रीज़न ये थी कि टॉल जो था वो डोमिनेटिंग फैक्टर था, लेकिन उनके साथ जो थे वो रिसेसिव फॉर्म में डवार्फ फैक्टर जो था वो प्रेजेंट था, इसीलिए वो आने वाली जनरेशन के अंदर शो होने लग गया। तो मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो ये चीज़ को बताता है कि अगर दो फैक्टर ऐसे हों कि उनको इकट्ठे एक हाइब्रिड के अंदर लाया जाए, तो फिर उसके गैमीट्स जो हैं वो सेपरेट प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। पेरेंट से वो इक्वल फ्रीक्वेंसीज में नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के अंदर पास आउट हो जाते हैं। मीन्स अगर एक फैक्टर ऐसा है जो एक जनरेशन में जो है वो नहीं भी शो हुआ, तो वो इक्वली डिवाइड हो चुका होगा, वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा और वो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन में शो अपने आप को करेगा। फैक्टर जो सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट आउट होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो गैमीट्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिलता है जब मेयोसिस होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि मेयोसिस इज़ अ रिडक्शन डिवीजन। तो जब मेयोसिस होती है तो कोई एक फैक्टर किसी के अंदर चला जाता है, कोई दूसरा किसी के अंदर चला जाता है। तो इस लॉ के अंदर पता चल रहा है कि किस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं मेयोसिस के दौरान। मेंडल से पहले इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, लोगों को नहीं पता था कि सारे ट्रेड्स जो हैं वो कम्प्लीटली तौर पे ब्लेंड नहीं होते। मेंडल्स के लॉज के बाद बहुत से कन्फ्यूजन जो जेनेटिक्स में थी वो क्लियर हो गई। इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट क्रॉस। कि टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप स्टार्टिंग से लिखेंगे कि टेस्ट क्रॉस जो है वो एक ऐसा क्रॉस होता है जो कि इस चीज़ को फाइंड आउट करता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो फिनोटाइप प्रेजेंट है, जेनेटिकली डोमिनेंट जो फिनोटाइप प्रेजेंट है, क्या वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। मीन्स कि क्या वो पूरी तरीके से, अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो क्या वो पूरी तरह से डोमिनेंट ट्रेट ही है, या फिर उसके साथ कोई रिसेसिव पार्टनर जो कि इस जनरेशन में शो नहीं हुआ वो भी उसके साथ है। अगर टेस्ट क्रॉस की एग्जांपल देखी जाए तो वो अगर इस चीज़ को देखा जाए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी फिनोटाइप जो कि हमें सामने से नज़र आ रही होती है, उसको देख के कोई भी ये नहीं बता सकता कि आइदर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो फिनोटाइप जो है होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस। एक हेट्रोजाइगस के अंदर जो ट्रेट डोमिनेंट होता है और होमोजाइगस के अंदर जो डोमिनेंट होता है, वो दोनों की फिनोटाइप जो है वो बिल्कुल सेम होती है, और उनको देख के कोई भी नहीं बता सकता। जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में अगर टॉल प्लांट था तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि टॉल प्लांट जो है इसके साथ जो डवार्फ किस्म की अलील है सेकंड वन वो प्रेजेंट है, या फिर पूरे का पूरा जो है वो होमोजाइगस है और उसके अंदर सिर्फ टॉल ट्रेट ही प्रेजेंट है। इस चीज़ का आंसर मेंडल ने इस तरह से दिया था कि उसने कहा कि टेस्ट इस तरह से किया जाए कि जो टॉल ऑर्गेनिज्म है या फिर एक क्वेश्चनेबल ऑर्गेनिज्म है जिसका हमें पता नहीं है कि इधर उसके अंदर अगर एक एलील प्रेजेंट है तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो उसको मल्टीप्लाई करवाया जाए प्योर रिसेसिव से। अगर फॉर एग्जांपल वो प्लांट जो है वो होमोजाइगस है तो सारे के सारे प्लांट जो हैं वो टॉल ही आएंगे, उनमें से कोई भी रिसेसिव के साथ मल्टीप्लाई करके डवार्फ प्लांट नहीं शो करेगा।
क्योंकि सारे के सारे होमोजाइगस होंगे। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस हुआ तो हेट्रोजाइगस के अंदर स्मॉल टी प्रेजेंट होगा और कहीं ना कहीं हेट्रोजाइगस जो है वो रिसेसिव ट्रेट के साथ मिलके कोई ना कोई ड्वार्फ प्लांट जो है वो लाजमी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से इस चीज़ को टेस्ट किया गया था। ये इसको मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है कि इस टी को पहले इस टी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इस साइड पे जो टी होता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इन द सेम वे जो ये नीचे वाली साइड है इसमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है और इसको इस तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो रिजल्ट में जो हमारे पास आया वो हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि जो रिसेसिव थे उन्होंने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्योर टॉल था, तो इस वजह से सारे के सारे जो है वो टॉल आए। लेकिन अगर साथ में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते जो प्योर टॉल नहीं होते तो देखें यहाँ पर जब ये स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। जब ऊपर हमने देखा कि वो प्योर टॉल था तो प्योर में सारे ही सारे टॉल आए, क्योंकि जब भी स्मॉल टी कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेगा तो सारे के सारे जो हैं वो डोमिनेंट टॉल ही आएंगे। लेकिन अगर इसमें वैसे तो ऑर्गेनिज्म ये टॉल है क्योंकि इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी में जो डोमिनेंट होगा वो कैपिटल टी ही होगा, लेकिन जब आप इसको रिसेसिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या शो करेगा, ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म टेस्ट शो करेगा। तो ये टेस्ट क्रॉस होता है। तो ये टेस्ट क्रॉस जो है ये आजकल मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। मर्जी के एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह हासिल करने के लिए साइंटिस्ट इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन जो है ये इसकी स्टार्टिंग वाली लाइंस है। ये ऐसा केस होता है जिसमें कोई भी ट्रेट जो है वो किसी पे डोमिनेंट नहीं होता, बल्कि जो आने वाला ट्रेट होता है वो सेंट्रल किस्म का होता है, वो पेरेंट्स में से किसी के साथ भी मैच नहीं करता, एक इंटरमीडिएट सिचुएशन में वो प्रेजेंट होता है। और ऐसे ट्रेट्स को इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। जैसे कि एक प्लांट है जिसकी एग्जांपल दी गई है मिराबिलस। इसके अंदर जो डिफरेंट एलीलिक वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर रेड जो है वो उसका अगेंस्ट होते हैं पिंक और वाइट। अगर होमोजाइगोट कंडीशन हो तो या तो वो रेड आएंगे या फिर वाइट कलर के फ्लावर, और अगर हेट्रोजाइगोट होगा तो वो पिंक कलर के फ्लावर्स शो करेगा। मीन्स के ना रेड आया ना वाइट आया, उसकी जगह पर हेट्रोजाइगोट ने पिंक कलर का फ्लावर शो कर दिया। देन नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है चिकन स्ट्रेन्स की कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया गया तो ब्लैक कलर को मल्टीप्लाई किया गया वाइट फीदर्स के साथ, तो उसका जो आने वाला कलर था वो ग्रे टाइप या कोई इस तरह का नहीं था, बल्कि एक अलग सा कलर जिसको एंडोल्शियन ब्लू कहा जाता है वो आया। मीन्स के एक अलग ही कलर की फॉर्मेशन हुई। और हर एग्जाम्पल के अंदर जो रेशो होगी वो होगी 1:2:1। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपने कलर्स की एग्जाम्पल ली, तो अगर फ्लावर्स को देखा जाए तो 1 रेड फ्लावर होगा, 2 पिंक होंगे और 1 वाइट होगा, 1:2:1। इस एग्जाम्पल को यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि एक ब्लैक है एक वाइट है, इनको आपस में वाइट स्प्लैश्ड है, इनको आपस में क्रॉस कराया तो ब्लू कलर की जो है वो फॉर्मेशन हुई। मीन्स इंटरमीडिएट डोमिनेंस, ना ब्लैक आई ना वाइट स्प्लैश्ड आई, आने वाला कलर जो था वो ब्लू कलर का था। और फिर इससे जो आएंगे वो एक ब्लैक होगी, 2 ब्लू आएंगी और वाइट स्प्लैश्ड होगी। मीन्स कि ये इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस को शो करता है। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपस में पेरेंट्स की ब्लेंडिंग को शो करती हैं कि मीन्स के ब्लैक और वाइट दोनों आपस में ब्लेंड हुए तो आने वाला ब्लू था। तो ये चीज़ जो है ये पेरेंट्स के मटेरियल को आपस में उनकी ब्लेंडिंग को शो करती है ये थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेंडल सेकंड लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे।